अब आ जाओ नॉन एक्वस टाइट्रेशन पे। देखो नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज, जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को हम, वही एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही है, जब हम उसको परफॉर्म और टू एलिमिनेट ए प्रॉब्लम, जब हमको उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, पहले वाला जो एसिड बेस का हमने टाइट्रेशन किया और जब हम उसमें दिक्कत आने लग गई एक्वस टाइट्रेशन में, एक्वस किसी एक्वस यानी वाटर से जो हम टाइट्रेशन करा रहे थे, तो ऑफ वीकली एसिड और वीकली बेसिस एनालाइट टू ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेंट रेस्पेक्टिवली, तो हमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन की जरूरत पड़ी। तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में आप ये लिख सकते हो कि विदाउट वाटर रिएक्शन जब हम कराते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। देखो टू प्रॉब्लम आर, दो प्रॉब्लम आई, क्या आई? इंट्रैक्शन ऑफ टाइट्रेंट विद H2O, पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड और वीक बेस एनालाइट इन H2O। जब हमने H2O में किया तो पुअर सॉल्युबिलिटी आई, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज इंस्टेड ऑफ वाटर, तो फिर हमने क्या किया, वाटर की जगह पर, यही है, यही डेफिनेशन है नॉन एक्वस टाइट्रेशन की, कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज इंस्टेड ऑफ वाटर। कब कब व्हेन पुअर सोल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड और वीक बेस एनालाइट इन H2O, जब H2O में, या फिर ये लैंग्वेज ना लिख के आप ये लिख सकते हो व्हेन ए प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एक्वस टाइट्रेशन। जब एक्वस टाइट्रेशन के दौरान जब हमको एक प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसको नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, कल को पूछ दे कि एक्वस टाइट्रेशन बताओ, तब कहोगे हम तो नॉन एक्वस पढ़े हैं, ये एक्वस टाइट्रेशन क्या आ गया। ये ध्यान रखना, वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही एक्वस टाइट्रेशन है, ये ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसलिए बातों को समझना ज़रूरी है। कई बार आपको सवालों के जवाब आते हैं लेकिन आप यही नहीं समझ पाए कि लिखना यहाँ पर है वो चीज़। तो इसलिए बातों को बड़ी गहराई से सुन लो, देख लो, उसको बोल बोल के उतारोगे तो याद भी हो जाएगा कुछ, और नहीं तो घोटा मारो, तो घोटा भी मार के जाओ तो पता तो चले कि किसका घोटा मारा है। अब आ जाओ, मॉइस्चर कंटेंट in non-aqueous titration should not be more than 0.05%, ठीक है। मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू बी अवॉइडेड इन नॉन एक्वस मेथड, इसमें मॉइस्चर और कार्बन को अवॉइड किया जाता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज फॉर्म ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बट इन विच यूजेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन प्लेस ऑफ वाटर, ये डेफिनेशन है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन फॉर्म ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का ही रूप है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, पानी की जगह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, लेवलिंग सॉल्वेंट। क्या होते हैं ये अभी पता चल जाएगा, आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा थोड़ा। अब देखो, एप्रोटिक सॉल्वेंट आर इनर्ट इन नेचर, ये प्रकृति के अंदर ही पहले से मिला हुआ होता है, घुला मिला होता है। इट्स एक्ट्स एज ए कैटालाइस्ट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये कैटालिस्ट के रूप में नॉन एक्वस टाइट्रेशन में एक्ट करता है। देखो जैसे क्लोरोफॉर्म, एग्जाम्पल है इसका क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टोलिन, ये नेचर में इनर्ट हो जाता है और कैटलिस्ट के नॉन एक्वस टाइट्रेशन के रूप में। अब ये सब हमें कहाँ से, प्रकृति से ही पाए जाते हैं ना, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से मिलता है ना, ऑर्गेनिक में मिलता है। वो इनऑर्गेनिक पढ़ाया था ना, तो इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो कि ऑर्गेन्स के नहीं है, ऑर्गेन्स यानी जीवित प्राणी से नहीं है, तो वो पत्थर हो गए, सॉल्ट हो गया, सॉलिड वर्ड हो गया। आ जाओ,
करेक्टर फीचर ऑफ a protic solvent, it does not accept or donate proton. ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट और डोनेट नहीं करता. इट फेल टू अंडरगो रिएक्शन विद एसिड एंड बेस. ये भी आप समझ गए. अब आ जाओ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट. देखो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो होगा ये डोनेट करता है, ध्यान रखना, ये आयन डोनेटर है. तो देखो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होता है नेचर में, और इट डोनेट्स प्रोटॉन, ये प्रोटॉन डोनेट करता है. प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट डोनेट्स द प्रोटॉन एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस. वीक बेस की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है. कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लिखा हुआ है, पढ़ लिया आपने तब को समझ में आ गया, अच्छा ये प्रोटोजेनिक है, ओहो ये तो एसिडिक होता है नेचर में, प्रोटॉन को डोनेट करता है और क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है वीक बेस की. बस आ जाओ. दिस सॉल्वेंट इज यूज फॉर वीक बेस ड्रग. इस सॉल्वेंट को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा वीक बेस का ड्रग होता है. आ जाओ, वीक बेस ड्रग के रूप में हम इस सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं. तो HCl H2O ये एग्जांपल हैं. एक दो एग्जांपल भी आपको पता होने चाहिए. HCl H2SO4 CH3COOH. अब आ जाओ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट. H+ आयन एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करता है, वो डोनेट करता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में जो होता है. तो बस इतनी ही सी बात है, ये एक्सेप्ट करता है, वो डोनेट करता है. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझाने के लिए लिख देते हैं कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट आर बेसिक इन नेचर, दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन, दिस सॉल्वेंट इज यूज फॉर वीक एसिड. तो ये वीक एसिड के लिए करता है, वो वीक बेस के लिए करता है. ठीक है ना, वो वीक, ये भाई वो डोनेट करेगा, वीक बेस के लिए यूज़ होगा, और ये वीक एसिड के लिए यूज़ होगा, और वो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि एसिड का काम है एक्सेप्ट करना. अब इसके ये एग्जाम्पल हो गए. अब आ जाओ चौथा, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट. बोथ इन नेचर एसिड एज वेल एज बेस, एबिलिटी टू डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट. ये दोनों कर लेता है, डोनेट और एक्सेप्ट दोनों काम करता है. एक डोनेट कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, डोनेट और एक्सेप्ट दोनों काम कर रहा है. तो ये इसका एग्जाम्पल है. अब आ जाओ लेवलिंग सॉल्वेंट. Because water can act as an acid or base, it has a leveling effect on strong acid and base. Leveling effect refers to the effect of solvent on the properties of acid and base. When we add HBr HCl in water, HBr HL HCl dissolve in H2O. देखो ये हमने पानी में डाला तो वाटर एक्ट एज ए वीक बेस के रूप में वाटर काम कर रहा है. तो उसने क्या किया, हाइड्रोनियम आयन हमको निकाल के दे दिया. हाइड्रोनियम आयन, यानी ये क्या काम कर रहा है, नाम से ही लगा ना, लेवलिंग सॉल्वेंट. तो लेवल सेट करता है, ये एक लेवल सेट करता है किस पे, ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस पे. एसिडिटी विल बी इक्वल व्हेन वी ऐड इट इन वाटर. तो ये इक्वल रहता है, एसिडिटी इक्वल रहती है जब हम इसको पानी में मिला देते हैं. और HCl इज इक्वल टू ये, और ये सब इक्वलिटी ला रहा है ना. तो वाटर एक्टर से लेवलिंग सॉल्वेंट लेवल पे ले आता है. या जो व्हेन वी ऐड HCl HBr, ये वही एग्जांपल करके दिखा दिया ना कि ये आ जाओ. ठीक है, ये इसमें लिया, पानी में ये डाला हमने, और इसने क्या किया, वीक एसिड डोनेट कर लिया, ये आयन डोनेट कर लिया. तो एसिडिटी ये इस तरीके से, ये देखो, ये स्ट्रॉन्गर देन दिस, सो इट इज़ डिसोसिएट कांस्टेंट विल बी डिफरेंट. CH3COO सॉल्वेंट एक्ट एज ए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट. अब आ जाओ अगली बात, रोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन. तो देखो एसिटिक एनहाइड्राइड आर यूज्ड टू रिमूव द वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से पानी निकालने के लिए ये हमें मिलाना पड़ता है. ये बीच में से सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना, ये बीच में से सवाल पूछ सकता है कि पानी को अलग करने के लिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. ये इसका काम होता है. जैसे CH3COO था, 2O + H2O, तो इसने 2CH3COOH, ये एक एग्जांपल दे देना ऐसी इक्वेशन का. अब एडवांटेज क्या है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के,
इट इज़ यूज्ड फॉर वीक एसिड और वीक बेस के लिए यूज़ होता है। ये हमारा एडवांटेज है कि वीक एसिड वीक बेस में ये हमारा यूज़ हो जाता है, जो दोनों कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस है। अब वीक एसिड वीक बेस आर इंसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, तो सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज, तो इसलिए हमें इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को मिलाना पड़ता है, इसलिए हमें ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन की आवश्यकता पड़ी। यही इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। और एसिड एंड बेस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर इजीली सोल्यूबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एसिड और बेस का जो ऑर्गेन, वही घुमा के बात लिख दी कि आसानी से मिल जाता है। और फॉर दिस टाइट्रेशन एंड पॉइंट डिटेक्शन ईजिली ऑब्जर्व, बहुत आसानी से ज्ञात हो जाता है एंड पॉइंट का जो डिटेक्शन है, हमारा हर डिटेक्शन एंड पॉइंट पर जाके होता है। तो अब आ जाओ डिसएडवांटेज क्या हो गया। डिसएडवांटेज ये हो गया कि भाई कैलिब्रेशन इज़ मैंडेटरी आफ्टर एवरी सिंगल यूज़, हर बार यूज़ करने के बाद इसको कैलिब्रेट कराओ कि भाई जाओ देखो इसको ठीक हो गई, सर्विसिंग मांगता है। तो इन प्लेस ऑफ वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर यूज्ड दैट इज़ कॉस्टली इन नेचर, ये भाई पानी की जगह पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करोगे तो ये महंगा है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रोड्यूस फ्यूम्स विच इज़ कार्सिनोजेनिक इन नेचर, यानी ये क्या करता है, एक तरह का जो ये फ्यूम्स और धुआं देता है वो कैंसर का भी कारक बन सकता है। एक तरह का धुआं जो होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, धीरे स्लोली पॉइजन वो धुआं हम पी रहे होते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब टाइप्स आ जाओ। अब भाई देखो, जहाँ पॉलीथीन बन रही हैं, पॉलीथीन की फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, सबको मालूम है कि पॉलीथीन जल रही है, पॉलीथीन का धुआं आ रहा है, तो उससे वो आने चल में उनकी लाइफ कमज़ोर हो रही है, आगे चल के वो बीमार होंगे, उनको किडनियों में फेफड़ों में प्रॉब्लम आएगी, कैंसर होगा, लेकिन काम कर रहे हैं, मजबूरी है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमें बर्दाश्त करते हुए झेलनी भी पड़ती है। अब टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस इंडिकेटर, अब इंडिकेटर डालेंगे तो क्रिस्टल वॉयलेट, तो इट इज़ यूज एट 0.5% डालते हैं वेट बाई वॉल्यूम इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये क्या करता है, ये वॉयलेट कलर देता है हमको इन बेसिक मीडियम एंड येलोइश ग्रीन देता है एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हमें वॉयलेट देता है और एसिडिक मीडियम में येलो देता है। बीच बीच में अनम्यूट करके बोल दिया करो कुछ, यहीं कहीं हो भाग गए। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ पायराडिन विद प्रीक्लोराइड एसिड। हाँ ध्यान है पूरा? हाँ समझ गए। हाँ, मेरी मेहनत बेकार मत करना भैया, बड़ी ताकत लगती है बोलने में। नहीं। हाँ, तो ओरेसेट ब्लू बी इंडिकेटर, एक ये सब इंडिकेटर के नाम है। फिर देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये भी ग्लेशियल 0.5% इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इट गिव्स ब्लू कलर इन बेसिक मीडियम वाइल पिंक कलर इन एसिडिक। जब आप वीडियो देखते हुए एक एक शब्द लिखते रहोगे, एक एक शब्द लिखोगे, आपके पास भी भगवान ने दिमाग दिया है जो बड़े से बड़े मास्टर डिग्री वालों को दिया है। आपका दिमाग खुद उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि कहाँ कैसे बैठाना है, वो अपने आप अपनी अटैची पैक कर लेगा। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, क्वारंटाइन रेड, ये एक और इंडिकेटर लाया है। फिर ये क्या करता है, इट इज़ एम्प्लॉयड एज इंडिकेटर इज डिटरमाइनिंग in the determination of the drug substance in solution of dimethyl formamide, इसको DFM भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में DMF भी याद कर सकते हो। इट इज यूज्ड एज 0.1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन इन एथेनॉल। एथेनॉल का 1% यूज होता है। कलर चेंज इज फ्रॉम पर्पल रेड टू पेल ग्रीन, पर्पल रेड से पेल ग्रीन में बदल जाता है। अब थाइमोल ब्लू, ये होता है, इट इज़ यूज एज 0.2% सोल्यूशन मेथनॉल, द कलर चेंज इन येलो टू ब्लू यूज इन इंडिकेटर टाइट्रेशन। एक बार सुन लो पूरा, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा और आसान बता दूंगा तरीका, इसके लिए भी कुछ। ये इतना बेसिकली, इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना याद रखोगे तो कर ले जाओगे। अब आ जाओ, दो तरह के टाइट्रेंट यूज़ होते हैं, एक एल्कलीमेट्री, एक एसिडिमेट्री टाइट्रेंट्स। तो एल्कलीमेट्री ये क्या आ गया भैया, ये कब यूज़ हो रहा है, कब कहाँ होना है, देखो बताता हूँ, ये खुद ही बताएगा। इट इज़ यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ वीक एसिडिक ड्रग्स।
और ये क्या होता है, यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ बेसिक ड्रग। ये एसिडिक ड्रग के लिए, ये बेसिडिक ड्रग के लिए एसिडीमेट्रिक के फॉर्म में, और ये एल्कलीमेट्रिक के फॉर्म में। ठीक है, जो ये हमारा दो रूप में टाइट्रेशन होता है। अब फिर टाइट्रेशन यूज्ड इन एल्कलीमेट्रिक इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस पे हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड पे हो गया। फिर सॉल्वेंट यूज टू डिजोल्व एनालाइट, और इसमें क्या है, सॉल्वेंट यूज टू डिजोल्व एनालाइट। आर फोटोफिलिक इन नेचर, ये क्या है, आर फोटोजेनिक इन नेचर। ये एग्जांपल है DMF और डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड और DH3, ये 2 करके, और ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, आ जाओ। अब क्या कहता है दोनों की बातें, कि इंडिकेटर यूज थाइमल ब्लू और इसमें क्रिस्टल वॉयलेट, कि कैन बी डिटेक्टेड बाय एल्कलीमेट्री और ये एसिडीमेट्री। और इसका एक वो नाम भी दिया एफीड्रीन, और इसका क्या है, नैलीडिक्सिक एसिड। और ये 2-3 नाम हैं, एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोयूरासिल, आइलोप्यूरिनोट एटसेट्रा। और इसमें क्या है, मॉर्फिन, कैफिन, ये 2-3 नाम बड़े फेमस हैं, ये आप याद रख सकते हो, मॉर्फिन, कैफिन। अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, मेन इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये क्या करता है, टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ द एसे की प्योरिटी निकालने में, कंसंट्रेशन करने में, जो एनालाइट दिया गया है उसकी कंसंट्रेशन करने में, और टू डिटरमाइन द ड्रग कंपोजिशन, ड्रग की कंपोजिशन डिटरमाइन ज्ञात करने में, हाइड्रोफोबिक ड्रग पता करने में, और स्टेरॉइड्स को पता लगाने में, ये हमारे के काम में आता है। अब आ जाओ प्रेसिपिटेशन, बताया था ना, प्रेस करो, दाब दो, फिर उसको 2 कान पे लगा दो तो वो अपने आप देता है। तो मैं अब इसका आप समझाते हैं, देखो। प्रेसिपिटेशन मेथड आर आल्सो नोन एज आर्जेंटोमेट्रिक मेथड। सपोज करो नाम बदल के पूछ ले, तो ये बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इन विच 2 आयनिक स्पेसीज कंबाइन टू फॉर्म, यानी 2 अलग अलग प्रजातियां, बोल लो, स्पीसीज मीन्स प्रजाति वर्ड एक टाइप में समझो कि अलग अलग टाइप की आयन हो गए। तो टाइट्रेशन इन विच 2 आयोनिक स्पीसीज कंबाइन टू फॉर्म, आपस में जुड़कर क्या करते हैं, स्पार्गली सोल्यूबल प्रोडक्ट, एक सोल्यूबल प्रोडक्ट देते हैं। अब आ जाओ ऊपर, चलो। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी determined by titrating this solution with a solution of silver salt of known concentration ANO3. During reaction, a white precipitation of AgCl silver chloride get deposited at the bottom of flask. अब ये एक एग्जांपल लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यूजफुल इन टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, इसका हमें ज़्यादातर किस लिए यूज़ हो रहा है, इस चीज़ के लिए। अब आ जाओ यहाँ पढ़ो, प्रेसिपिटेशन शुड प्रोसीड इन रैपिड मैनर में इसको यूज़ किया जाता है, और रिएक्शन मस्ट बी क्वांटिटेटिव। बात एक ही है, घूम फिर के बस शब्दों का खेला है कि आप ये शब्द कैसे यूज़ कर सकते हो। और एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट मस्ट बी क्लियरली विजिबल एंड मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय को प्रेसिपिटेशन और एब्जॉर्प्शन। अब ये को प्रेसिपिटेशन क्या है, इसको बताते हैं कि को क्यों आ गया। देखो, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट मस्ट बी क्लियरली विजिबल, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, एंड मस्ट नॉट बी
अफेक्टेड बाय को प्रेसिपिटेशन और एब्जॉर्प्शन। अब ये को प्रेसिपिटेशन के बारे में मैं अभी डिटेल में बता दूंगा। यहाँ आ जाओ। प्रेसिपिटेशन और प्रोडक्ट फॉर्म शुड बी इनसॉल्युबल। लिमिटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो suitable indicators for detecting precipitation are unavailable. The rate of precipitation in dilute solution is too slow. During titration, co-precipitation occurs, which offer difficulty in determining the exact composition of precipitate formed. देखो, बोलने में भैया पेट में भी दर्द होने लगता है। यहाँ लोग लाइक दबाने में पता नहीं दिक्कत होती है, सब्सक्राइब करने में दिक्कत होती है, और यहाँ हम जान रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है। और फिर इस वीडियो को अभी कंप्रेस भी करना पड़ता है, 10 से 12 GB की बन जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, कॉमन आयन इफेक्ट। देखो, अब फैक्टर अफेक्ट क्या पड़ता है प्रेसिपिटेट का सोल्युबिलिटी पे? एक कॉमन आयन इफेक्ट पड़ता है। क्या? कॉमन आयन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स आयन ऑफ द स्पार्गली सोल्यूबल साल्ट। एक सोल्यूबल साल्ट है, सिंपल। ये क्या काम करता है? डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ये प्रेसिपिटेट्स की सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर देता है। यहाँ पर लोग दिक्कत क्या होता है कि बोलेंगे यार ये बार बार प्रेसिपिटेट, बार बार टेम्परेट, बार बार नॉन एक्वस, बार बार ये क्या है? मतलब कुछ नहीं है, आप उसको अलग नाम से या तो याद कर लो। उस नाम के चक्कर में इन मेन बातों को मत भूलो। इनमें ये उसकी सोल्युबिलिटी को, अरे सिंपल सी बात है, घुल रहा है, मिल रहा है, तगड़े को कमज़ोर से, कमज़ोर को तगड़े से, भाई ये बातें याद रखो। उन नामों को तो आपके क्वेश्चन में ही होंगे, उनको वापस बढ़ा देना, सिंपल सी बात है। अब इससे आसान तरीका क्या बताएं हम? तो मेरा तो प्रयास यही है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग याद रख सको। अब व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ, एग्जांपल है, व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो Cl माइनस आयन फॉर्म अपॉन आयोनाइजेशन ऑफ NaCl फॉर्म द कॉमन आयन विद Cl आयन ऑब्टेन बाय आयोनाइजेशन ऑफ AgCl। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एडिशन ऑफ एन आयन दैट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स। जब हम आयन का करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विद वन ऑफ द कंपोनेंट आयन ऑफ द प्रेसिपिटेट। क्या कर रहा है ये? क्या करता है? इंक्रीज द सोल्युबिलिटी। मेन बात यहाँ पे आ गई ना, ये बातें पकड़ो जो मेन बात है। बाकी चीज़ों को आप अलग रूप से किस तरह से याद करते हो, कुछ भी नहीं है, कोई भारीपन नहीं है। मेन बात ये इंक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, वो सोल्यूबल है, वो इनसोल्यूबल है, वो सॉल्वेंट के साथ है, वो वाटर के साथ है, टाइट्रेशन हो रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, एक लॉन्ग एसिड से, बस सिंपल से वीक एसिड से, वीक बेस से। तो ये आ गया। अब टेम्परेचर पे आ जाओ। टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सोल। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? प्रेसिपिटेट की। प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेशन तो आप समझ गए कि प्रेस किया, पीट दिया तो उसने 2000 निकाल के दे दिया। तो जो 2000 निकल के आ गया वो प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट वो है जो 2000 रुपये उसके पास छुपे हुए थे, वो उसने दिए, वो प्रेसिपिटेट है। यानी जो रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स छुपा हुआ था, जो वो हमने ज्ञात कर लिया, वो प्रेसिपिटेट है। कंफ्यूज मत होना दोनों वर्डों में। आ जाओ एसिड्स पे। When certain acids like sulfuric acid or nitric acid, sulfuric acid, nitric acid, etc. are added to sparingly soluble salt, सोल्यूबल साल्ट में जब हम ऐड कर देते हैं ऑफ ए वीक एसिड के सोल्यूबल साल्ट, वीक एसिड का घुलनशील सॉल्ट में जब हम मिला देते हैं तो क्या होता है? ऊपर बड़ी देर में बोले, कहाँ गए थे? रिजल्ट इन सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन साल्ट इंक्रीज देयर सोल्युबिलिटी। अब पीएच पे आ जाओ। पीएच क्या करेगा? ये क्या करता है? एन इंक्रीज इन पीएच डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट एंड वाइस वर्सा। सिंपल है, टॉपिक खत्म हो रहा है ये वाला। सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एडिशन करते हैं सच एस एल्कोहल, जब हमने एल्कोहल मिलाया तो क्या करता है? रिड्यूस द सोल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ये हो गया। तो इन सब के बारे में ये एक एग्जाम्पल थे।
किसके एग्जाम्पल थे? फैक्टर अफेक्टिंग सोलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन में कॉमन आयन इफेक्ट था और इनके एग्जाम्पल दे दिए गए थे। तो छः एग्जाम्पल थे कि ये क्या क्या वो कर रहे हैं। नहीं सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग के 6 एग्जाम्पल है, जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट है और दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तीसरा टेम्परेचर है। ये आ सकता है अलग से, सीधा यही क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना सीधा कि फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, तो पूछ सकता है और सब कंफ्यूजन हो जाओगे, सब डेफिनेशन लिख के आ जाओगे प्रेसिपिटेशन की। तो आ जाओ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन मतलब तो समझते ही हो ना, किसी चीज़ को डिटरमाइन करना। और जब डिटर्मिनेशन हो जाता है हाँ, तो ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन इन सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन, डिफरेंट एक सॉल्यूशन के अंदर जो अलग अलग तरह के मेटल आयन्स हैं उसको डिटरमाइन करना, यही कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। ठीक है। तो एन इंडिकेटर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्टिंक्ट कलर चेंज, इट यूजली यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ। एक इंडिकेटर कैपेबल होता है, कैपेबल मतलब क्षमतावान, जो कि प्रोड्यूस करता है एक डिस्टिंक्ट कलर चेंज को, वो कलर बदल देता है, जिससे कि अब जैसे मान लो ये चोर हैं, सभी एक लाइन से वो बैठे हुए हैं, तो हम कहें उसके वो अली बाबा 40 चोर एक घर के आगे क्रॉस लगा दिए, तो वो क्या करी, वो जाके वो सबके घर के आगे क्रॉस लगा दी, बोले लो पहचानो। तो जब एक घर के आगे क्रॉस लगा तो पहचान लेंगे। तो यही इंडिकेटर का काम यही होता है ना कि उसका अलग कलर जब कर देता है तो हमें पता चल जाता है कि ये हो गया। जैसे अब दूध हो गया, अब दूध फट गया, तो दूध फटता नहीं है, दूध में उसका पनीर वाला भाग जो होता है वो अलग अलग, गूदा सा वो अलग हो जाता है और पानी अलग छोड़ देता है। मतलब जो पानी चोर ने, दूध वाले ने चोरी के रूप में उसमें मिलाकर छुपाया था, वो पानी अलग छोड़ दिया उसने अपने आप। यही काम करना होता है, इसी को टाइट्रेशन कहते हैं, इसी को समझ गए? अब ये देखो, जैसे यहाँ Ca2Mg2 मेटल आयन है, या इंडिकेटर मिलाया तो एनक्रोम ब्लॉक टी EBT स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। देखो कॉम्प्लेक्स मैक्सी एजेंट डाला ETDA, तो Ca2+ और Mg2+ और ETDA कॉम्प्लेक्स, ये अलग हो गया, प्लस इंडिकेटर आया, ये कलरलेस था, ये ब्लू था, और ये देखो ये यहाँ पे ब्लू निकल के हमको मिल गया, ब्लू रूप में हमको मिल गया, अलग मिल गया सेपरेट होकर। तो ये समझाने के लिए ऐसा हुआ है, ऐसा लिखा है। तो समझ लेना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। और जब आप भी ऐसी तरीके से समझाओगे तो वो ये समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा और ठीक है। तो कोशिश करो कि एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करना, रिएक्शन। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अनडेंटेड और मोनोडेंटेड, ओनली वन साइड फॉर अटैचमेंट। मल्टीडेंटेड, ETDA हेक्साड्यूटेड। ETDA शॉर्ट फॉर्म में याद कर लोगे, ये यूज़ होगा बार बार वर्ड, और ETDA भूलना मत। सिक्वेस्ट्री एजेंट, हाँ ETDA क्या है? सिक्वेस्ट्री एजेंट है, यहाँ लिख दिया मैंने ऑलरेडी। लीजेंड्स विच फॉर्म वाटर सोल्यूबल चिलेट्स। जैसे ये यहाँ पर देखिए, समझाने के लिए बताता हूँ, ये एग्जांपल देखो कि इस तरीके से ये जब कंपाउंड बनाकर इस तरीके से कंपाउंड में ये CH2COO इस तरह से ये फॉर्म ले लिया, इथाइल डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब आ जाओ, बिफोर टाइट्रेशन मेटल आयन प्लस इंडिकेटर, मेटल आयन फिर वीक बॉन्ड मेटल आयन इंडिकेटर, यहाँ मिल गया। मेटल आयन में फिर मेटल आयन इंडिकेटर मिलाया, ETDA, EDTA, तो मेटल आयन